हेलो वेलकम फ्रेंड्स टू माय यूट्यूब चैनल बोजोनिक्स। आज हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2002 में जो आया हुआ है फिजिक्स का। तो ये पार्ट 1 होगा। पहले टोटल 80 क्वेश्चंस आते थे, तो आज हम 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे और रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल टॉक इन नेक्स्ट लेक्चर्स। ओके, तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ a simple pendulum falls freely under gravity the time period will be। कोई सिंपल पेंडुलम है, ओके, एल लेंथ का, तो अगर वो फ्रीली नीचे को गिर रहा है, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी होगा। तो उसमें टाइम पीरियड बता रहा है, पूछ रहा है। तो टी इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू अंडर रूट एल बाई जी होता है। ओके, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला कब होता है, जब ये कहीं पेंडुलम रिजिड बॉडी से अटैच हो, मतलब कि गिर ना रहा हो, ठीक है, तब हमारा जी एक्सेलरेशन नीचे को लग रहा होता है। अगर ये जी से नीचे को फॉल कर रहा है, अगर ये फॉल ही नीचे कर रहा है जी से, तो हमारा जो जी की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि मास पे एम जी लगता है ना, उसकी वजह से ये फॉर्मूला आता है अंडर रूट एल अपॉन जी। अगर ये मास नीचे गिर रहा है तो इस पे टेंशन जो है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दिस टेंशन विल बी जीरो, तो जी की जो वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि मास की वैल्यू तो जीरो हो नहीं सकती। तो क्या होगा, जी की वैल्यू जीरो होगी। तो टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जीरो हो जाएगा। तो अगर ये जीरो हो गया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी। टी इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट। When a large bubble rises from the bottom of a lake, its surface, its radius doubles the atmospheric pressure is equal to the column of water H. The depth of the lake is। Depth of the lake पूछा गया है। Suppose ये lake है जिसकी depth मैंने small h मान ली, और ये पहले यहाँ पे एक बबल है जिसकी रेडियस क्या है, सपोज स्मॉल r है, और जब सरफेस पे पहुंच रहा है तब इसकी रेडियस क्या हो जा रही है, 2r हो जा रही है रेडियस इस बबल की। और इसने क्या बोल दिया, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है, सपोज मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम यूजुअली पी नॉट से डिनोट करते हैं, वो किसके बराबर बोल रहा है, हाइट किसी वाटर, मतलब ये जो वाटर है लेक का, उसकी कोई h हाइट है तो उसके बराबर है, ठीक है। तो अगर वाटर है, उसका प्रेशर, उसकी हाइट h है, कैपिटल H, अगर उसका प्रेशर पी नॉट के बराबर है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रो जी एच लिख सकता हूँ। वही मैं यहाँ पे लिख दूंगा, रो जी एच। इतना प्रेशर कॉलम प्रेशर की वजह से आ जाएगा, जो कि किसके बराबर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है। ओके, चलिए अब आगे क्या बोलता है, आगे बोल रहा है इट्स रेडियस इज डबल। तो इसकी रेडियस डबल हो गई और इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा बस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो P1V1 इक्वल टू हम क्या लगा देंगे, P2V2। ओके, तो हमारे पास प्रेशर ऑन द अपर साइड यहाँ पे कितना हो जाएगा, वो अगर मैं P1V1 ले लूँ, यहाँ पे P1V1 ले लूँ और ये P2V2 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे प्रेशर क्या है, P नॉट के बराबर है जस्ट। तो P नॉट की वैल्यू रो जी कैपिटल H, और वॉल्यूम हमारे पास क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। आर मेरा क्या हो गया, 2r हो गया, दिस क्यूब। और P2 हमारे पास क्या होगा, दिस P नॉट प्लस दिस स्मॉल h की वजह से जो प्रेशर आएगा नीचे, वो भी दोनों ऐड होंगे। तो रो जी कैपिटल H प्लस रो जी स्मॉल h ऑल्सो, एंड द वॉल्यूम इज 4/3 पाई आर क्यूब। कैंसिल आउट 4/3 पाई, 4/3 पाई, रो जी इज ऑल्सो कैंसिल्ड। तो हमारे पास क्या बचा, h इंटू 8r क्यूब इक्वल टू h प्लस स्मॉल h इंटू आर क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल, एंड दिस विल बी 8h माइनस h इक्वल टू h। तो यहाँ से h इक्वल टू हो जाएगा 7h, जो कि हमें निकालना था क्या, डेप्थ निकालनी थी। वो डेप्थ हमने क्या ले ली थी, स्मॉल h ले ली थी, ठीक है। तो वो स्मॉल h क्या वैल्यू आ गई, 7h। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, द मेजरमेंट ऑफ द रेडियस of a sphere, the error is 0.25%, then the error in volume।
आर को अगर रेडियस को अगर मेजरमेंट कर रहे हैं तो कितनी है 0.25% एरर है। अगर इसको वॉल्यूम मेजर करना है तब कितनी परसेंटेज एरर आएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अगर हम एरर की बात करें तो दिस पावर कम्स फॉरवर्ड तो 3 डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हो जाएगा। ये एरर के लिए होता है फॉर्मूला, एरर के लिए फॉर्मूला होगा ये, ठीक है। अब देखो 3 इंटू डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 कितना है 0.25 दिया हुआ है। ये कितना आ जाएगा 25 3 75 तो 0.75%। ओके, इतना आ जाएगा 3। कोई भी अगर पावर में दिया हुआ है फॉर्मूला, जैसे वॉल्यूम हो गया, एरिया का क्या होता अगर सपोज स्क्वायर होता, उसकी एक ही मापने के लिए 0.25% एरर आता। तो अगर एरिया में पूछता तो ए स्क्वायर एरिया होता है, तो दिस पावर कम्स फॉरवर्ड तो 2a एरिया कितना आ जाएगा 2 इंटू 0.25 एरिया को मेजर करने के लिए एरर आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हो गया। चलिए नेक्स्ट, इफ एल एंड आर विद द इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली देन द डायमेंशन ऑफ एल बाई आर का डायमेंशन पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन मैंने अपने लेक्चर्स में कराया हुआ है, मैं ये ऊपर लिंक दे दूंगा, उसको प्लीज चेक करिए वहां पे। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि एल की डायमेंशन होती है ML2 T-2 एंड A-2, ये इस करंट है एम्पियर। तो आर की डायमेंशन होती है ML2 T-3 एंड A-2। ओके, तो L बाई आर कर देते हैं। L बाई आर हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज ML2 माइनस T की पावर ऊपर जाएगी प्लस हो जाएगा एंड दिस, तो हमारे पास क्या आ गई डायमेंशन T। L बाई आर की डायमेंशन हो गई T ओनली। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन 2 ML0T। ओके, ऑप्शन ओनली T, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। टू वेक्टर F1 एंड F2 आर एट राइट एंगल टू ईच अदर इफ F इज दिस देन F2। ओके, F2 पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में कराया हुआ है, यहाँ पे मैं लिंक दे दूंगा। तो वैसे यहाँ पे देख ली, दिस इज F1। ओके, अगर F1 दिया हुआ है और ऑर्थोगोनल बोल रहा है, अगर सपोज ये F1 है और ये F2 है, ठीक है, तो पूछ रहा है F2 पूछ रहा है, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें क्रॉस प्रोडक्ट में तो 0 आना चाहिए। क्रॉस प्रोडक्ट में 0 कब आता है, जब पैरेलल होते हैं। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं, परपेंडिकुलर की। परपेंडिकुलर में 0 कब आता है, जब वो दोनों क्या हो, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हो। तो डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तब ये परपेंडिकुलर बोले जाएंगे। तो डॉट प्रोडक्ट दे लेते हैं। F1 हमारे पास कितना है 4i प्लस 3j। अगर इसका डॉट प्रोडक्ट हम F2 के टर्म में निकालें और F2 हम क्या ले लें कि ये 0 हो जाए डॉट प्रोडक्ट, अगर हम k कैप ले लें तो मल्टीप्लाई करो, दिस इज F1 डॉट F2 डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। बाकी हम किसी से मल्टीप्लाई करके देखें, सपोज अगर हम 4i प्लस 3j से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे एक वैल्यू दे देगा 16 प्लस 3 9 25 दे देगा वैल्यू, जो कि गलत है क्योंकि परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है। राइट एंगल पे डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो क्या होता है 0 होता है। एंड क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है, जब पैरेलल होता है। ये परपेंडिकुलर और ये पैरेलल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इफ नॉर्मल फोर्स इज डबल देन द कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन विल बी। यहाँ पे देखिए फ्रिक्शन क्या होता है, कोई मास m है, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगी इसकी mg हो गई, और फ्रिक्शन किधर लगेगा, अगर यहाँ पे कोई फोर्स लग रहा है F तो फ्रिक्शन क्या हो गया म्यू, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है F इक्वल टू म्यू n होता है, ठीक है। तो
अगर हम n को बढ़ाते हैं तो मास भी बढ़ रहा है और n भी बढ़ रहा है तो फोर्स भी बढ़ेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो म्यू है वो क्या है, किसकी प्रॉपर्टी है, दो मेटल्स के बीच की प्रॉपर्टी, दो मासेस के बीच की, दो सरफेस के बीच की। दिस इज अ म्यू, यहाँ पे म्यू लग रहा है, ये प्रॉपर्टी है मेटल्स की। ठीक है, अगर हम कोई ऑयली सरफेस ले लें, हम कितना भी मास बढ़ा दें या कितना भी कम कर दें, अगर ये ऑयली है सरफेस तो उसका फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या रहेगा, कम ही रहेगा, ज़्यादा थोड़ा ना हो जाएगा। और जितना रफ सरफेस आएगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो सरफेस पे डिपेंड कर रहा है, सरफेस मैटर्स पे डिपेंड कर रहा है कैसा है, ना कि नॉर्मल फोर्सेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अनचेंज्ड आएगा। ओके, चलिए। एन एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्काई टेकिंग द यू टर्न इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हाइल टर्निंग सो एरोप्लेन विंग्स। यू टर्न ले रहा है, एरोप्लेन विंग्स कैसे होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा इसके पूरा पूरा। ठीक है, अगर ऐसे प्लेन है तो इसके ऐसा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या, बी, वर्टिकल। चलिए नेक्स्ट। 1/4 sector is cut from a uniform circular disc of radius r. The sector have mass capital M. It is made of rotate about the line perpendicular to its plane and passing through the center of the original disc. Its moment of inertia about the axis of the rotation. ये भी मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है, इसका भी लिंक मैं दे दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप देख सकते हैं। ओके, क्वार्टर डिस्क बोला हुआ है तो मीन्स I1, I2, I3, I4 चार भी डिवाइड कर लिया, इसके चारों तरफ बोल रहा है। तो इसका जो टोटल I होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 होगा। ओके, इसको सेम भी होगा क्योंकि दिस क्वार्टर इज सेम टू दिस, ऑल फोर आर सेम, तो इसको मैं 4I1 लिख सकता हूँ, लिख दिया। अब I1 का जो मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालूँ वो कितना आएगा, 1/, सॉरी I1, हाँ I1 का मेरे पास क्या आएगा, I/4। ओके, तो I की मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि I का मुझे डिस्क का तो पूरा पता होता है। तो डिस्क का क्या होता है, हाफ mr² होता है, लेकिन मास m जो है वो क्या है, 4m के बराबर है, क्योंकि m मास कितना है, क्वार्टर का मास है m। अगर ये फुल डिस्क की बात करें तो फुल डिस्क का मास क्या हो जाएगा, फुल डिस्क का मास हो जाएगा हमारे पास 4m। तो यहाँ पे m ना लिख के हम क्या करेंगे, 4m लिखेंगे। ओके, फुल डिस्क के लिए तो हाफ m की जगह क्या आएगा, 4m एंड दिस r²। ओके, तो I की वैल्यू हमारे पास आ गई। नाउ I1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, हाफ इंटू 4m r² डिवाइडेड बाई दिस 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, हाफ m r²। तो क्वार्टर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हाफ mr²। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द डिस्टेंस ऑफ टू प्लैनेट्स ऑफ द सन आर 10⁻13 and 10⁻12 मीटर रेस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ द टाइम पीरियड्स ऑफ दीज प्लैनेट्स आर। तो यहाँ सीधे सीधे क्या लग जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। ओके, तो टाइम पीरियड का ही पूछ रहा है, तो सपोज t1/t2 इक्वल टू मैं कर दूं r1/r2 की पावर 3/2 हो जाएगा। r1 हमारे पास कितना है, 10⁻13, r2 इज 10⁻12, 3/2, तो 10⁻3/2 आ जाएगा। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 10√10 लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसे लिखते हैं, 10⁻1 एंड 10⁻½ ऐड कर दो, कितना आ जाएगा, 10⁻3/2। तो ऑप्शन t1/t2 कितना आ गया, थर्ड, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सपोज अगर पूछ लिया जाए वेलोसिटी का, इनकी जो वेलोसिटी है उनका रेशियो पूछ लिया जाए, तब क्या बोलेंगे, तो v इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πr/t। तो v1/v2 करूंगा मैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, r1/t1/r2/t2। तो यहाँ से ये सॉल्व कर देंगे।
ठीक है, अगर वेलोसिटी का रेशियो पूछ लिया जाए। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अ बॉम्ब ब्लास्ट ऑन द मून, इट साउंड्स यू विल लिसन आफ्टर 10 मिनट्स, 2 आवर 18 मिनट्स, 3.7 मिनट और कांट बी लिसन। तो क्या होगा, कांट बी लिसन होगा, क्योंकि जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर पाता है। ठीक है, दिस इज मून, दिस इज अर्थ, अर्थ पे है, वैक्यूम है बीच में, तो हम नहीं सुन पाएंगे, बस लाइट वेव ट्रैवल करती है एंड साउंड वेव ट्रैवल नहीं करती बिना विदाउट एनी मीडियम। और यहाँ पे जो ग्रेविटी है मून की वो बहुत कम होती है, उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस पे चला जाता है, ज़्यादा रुक नहीं पाता। ठीक है, ऐसे तो हीलियम बहुत है लेकिन हीट पाके वो बाहर ही चलाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल इज x इक्वल टू गिवन इज 6 cos ओमेगा t प्लस 8 sin ओमेगा t मीटर। दिस रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन, देन एम्पलीट्यूड ऑफ दिस इज। सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए अब देखिए cos ओमेगा t और sin ओमेगा t आ रहा है, एंगल इज सेम एंड साइन और कॉस में तो सिंपल हार्मोनिक मोशन दिखाएगा। ठीक है, तो इसमें एम्पलीट्यूड पूछा है, तो टोटल एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल A इक्वल टू, सपोज दिस इज A1, दिस इज A2, सो A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर अंडर रूट 36, 64, दिस इज 100, दिस इज 10, तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट। एट व्हाट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस एट 0 डिग्री बिकम्स ट्रिपल। दिस क्वेश्चन इज नॉट कंप्लीटेड है, तो यहाँ पे प्रेशर जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट लिया जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, PV इक्वल टू nRT होता है। अगर प्रेशर इज कांस्टेंट नॉट जीरो, सो यहाँ पे हो जाएगा V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 हो सकता है, क्योंकि V अपॉन T इक्वल टू क्या आ रहा है, NR अपॉन P आ रहा है। NR इज ऑल्सो अ कांस्टेंट एंड P इफ द कांस्टेंट, देन V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन T2 लिख सकते हैं। एट वॉट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ द आइडियल गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। एट वॉट टेम्परेचर पूछा गया, तो T2 अपॉन T1 इक्वल टू V2 अपॉन V1 हो सकता है। अब V2 की वैल्यू क्या हो गई, ट्रिपल कर दे रहा है वॉल्यूम को, तो 3V हो गया। ओके, दिस इज V2 अपॉन दिस V1, तो 3V हो गया। और पहले वॉल्यूम कितना था, V था, और टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस था। अब 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। ठीक है, तो T2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 273, V से V कैंसिल हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 273 इंटू 3 इज 819, तो T2 किसमें है, ये केल्विन में आया है। ठीक है, हमें कैलकुलेशन हमेशा केल्विन में ही करनी होती है और दिस थर्मोडायनेमिक्स फॉर्मूलाज में। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस देखो डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शंस कौन सा चाहिए होगा, 819 माइनस 273 गिव्स यू इन डिग्री सेल्सियस, तो माइनस करो कितना आएगा, 546। ओके, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, 546 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। 5 लीटर ऑफ बेंजीन वेट्स मोर देन विंटर इन समर, समर इन विंटर, समर कब ज़्यादा होगा। देखो क्या होता है, वेट क्या होता है, mg होता है। m को मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इंटू रो इंटू जी, एंड दिस v एंड g। वॉल्यूम एंड द g वैल्यू विल बी कांस्टेंट, ये तो कांस्टेंट हो गई, तो जो वेट है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, रो के प्रोपोर्शनल हो गया। अब जो रो है वो समर में क्या होता है, इन अ समर जो रो की वैल्यू है थर्मल एक्सपेंशन की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से क्या होती है, घटेगी, जो डेंसिटी है वो नीचे जाएगी। अगर डेंसिटी नीचे जा रही है तो वेट जो है वो भी क्या जाएगा, नीचे जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, समर में वेट डिक्रीज हो रहा है
और विंटर में क्या हो जाएगा, विंटर में थर्मल वजह से क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो वेट बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि मास इज प्रोपोर्शनल टू रो ऑल्सो। तो हमारे पास क्या हो गया, विंटर में मास बढ़ेगा तो वेट इज मोर देन समर इन विंटर्स। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट, मोर देन समर इन विंटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल रिजिड बॉडी इज। ये एक तरीके से बल्क मॉडुलस का भी हो सकता है और ये थर्मल का भी हो सकता है। अगर मैं बल्क मॉडुलस की बात करूं तो बल्क मॉडुलस के इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है कि या V इक्वल टू वी पी डी पी अपॉन डी वी। तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है, अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, मतलब रिजिड बॉडी है, पूरी तरीके से आइडियल रिजिड बॉडी है, तो उसमें वॉल्यूम में चेंज नहीं आ सकता ना, वॉल्यूम dv बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। मतलब कि अगर हम कोई भी प्रेशर लगाते हैं आइडियल बॉडी में, रिजिड बॉडी में, तो उसके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। जब चेंज नहीं आ रहा है तो दिस क्वांटिटी गोज टू जीरो, टेंस टू जीरो, तो दिस टेंस टू जीरो, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो k गोज टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर, ओके। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ द वायर इज इंक्रीज्ड बाय 1 mm on the hanging, the weight of 1 kg increase in length on the hanging of weight 2 kg will be. Length of the wire is increased by 1 mm on hanging the 1 kg. 1 kg weight लटकाने में कितना इंक्रीज हो रहा है, 1 mm। तो पूछ रहा है कि 2 kg हैंग करने में कितना इंक्रीज कर जाएगा। यंग मॉडुलस इक्वल टू 0 होगा, यंग मॉडुलस कॉन्स्टेंट्स होंगे। तो यंग मॉडुलस के लिए y इक्वल टू क्या होगा, mg फोर्स अपॉन एरिया, एरिया ऑफ दिस वायर पाई आर स्क्वायर, ओके, एंड कैपिटल L अपॉन स्मॉल l हो जाएगा। तो दोनों के लिए सेम रख देते हैं। सो y1 इक्वल टू y2 कर देते हैं। मास इज डिफरेंट तो m1 g सेम होगा, वायर इज सेम तो पाई आर स्क्वायर इज सेम, and L is same, this is L1. Now M2G pi R square, L2 is different and L is same because length of initial wire is same ना, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमें निकालना क्या था, इंक्रीज इन लेंथ, L2 की वैल्यू निकालनी है, वैल्यूज पुट कर दो। बाकी L2 इक्वल टू क्या हो रहा है, M1 अपॉन L1 अपॉन M2। M1 हमारे पास 1 kg है, लेंथ 1 mm है, चेंज कर देंगे कितना आएगा, 10⁻³ मीटर, एंड M2 इज व्हाट, 2 kg, तो 0.5 इंटू 10⁻³ तो L2 कितना आ गया हमारे पास, सॉरी दिस इज रॉन्ग, ओके दिस फॉर्मूला, ओ सॉरी, this L term, this small l upon capital L होता है ना, this is deviation in length, okay। so y1 इक्वल टू y2 था, यहाँ पे m1 g पाई r स्क्वायर इंटू l अपॉन l1 इक्वल टू m2 g अपॉन पाई r स्क्वायर l अपॉन l2। तो हमें l2 निकालना था, तो m2 अपॉन m1 इंटू L1, M2 हमारे पास 2 है, दिस इज 1, दिस इज 1 इंटू 10⁻³ तो हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 10⁻³, तो 2 mm, ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट, प्रेशर इनसाइड 2 सोप बबल आर 1.01 एंड 1.03 एटमॉस्फेयर, रेशियो बिटवीन देयर वॉल्यूम। हमारे पास प्रेशर होता है P इक्वल टू, ये किसके लिए प्रेशर होता है, सोप बबल के लिए, साइड प्रेशर, इनसाइड प्रेशर होता है ये P, तो ये P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r हो गया, और हम क्या लिख सकते हैं, R1 प्रोपोर्शनल टू 1/P1। तो चेंज इन प्रेशर कितना आएगा, ये तो अंदर का प्रेशर हो गया
दिस इज 1.01 माइनस 1 बाहर का प्रेशर कितना चेंज आया 0.01। वैसे ही P2 भी निकाल लेंगे 1.03 माइनस 1 0.03 ATM आ गया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, दिस इज पाई आर क्यूब। तो 4/3 कैंसिल हो जाएगा, R1 अपॉन R2 का होल क्यूब हो जाएगा। और R1 किसके प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन P1 के, यहाँ पे रख दो 1 अपॉन P1 का क्यूब, P2 का क्यूब अपॉन 1, वैल्यू रख दो, चेंज वैल्यूज 0.01 एंड 0.03, सॉल्व करेंगे तो 27:1 का आ जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। Coming together, two soap bubbles comes once at the time of meeting. Their radius are R1 and R2. R1 बड़ी है, this R1 is greater and this R2 radius, okay? R1 is greater than R2. तो the ratio of their common surface will be, तो 1/r हमें मतलब बेसिकली हमने कैपिटल R निकालनी है रेडियस, ओके? यहाँ पे the ratio of the common surface will be, तो कैपिटल R निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें जो प्रेशर पता है इनसाइड प्रेशर क्या होता है 40/r होता है, दिस इज 1/r के प्रोपोर्शनल है प्रेशर जो है, ओके? तो प्रेशर 1/r के प्रोपोर्शनल है, तो प्रेशर किस में ज्यादा होगा जिसकी रेडियस क्या हो कम होगी। तो रेडियस किसकी कम है R2, तो दिस P2 इज ग्रेटर देन P1 हो गया, ओके? तो P2 इज ग्रेटर देन P1। तो अब हम इसको अगर हमें पूरा R बन रहा है तो उसका जो प्रेशर है वो निगेटिव डिफरेंस जो होगा वही तो आएगा। तो 40 अपॉन कैपिटल R जो होगा वो किस में ज़्यादा होगा, प्रेशर किस में ज़्यादा है P2 में ज़्यादा है, तो P2 आगे रखेंगे 40 अपॉन R2 माइनस 40 अपॉन R1, कर लो 40 कैंसिल आउट हो गए, दिस इज R2 R1 एंड दिस इज R1 माइनस R2, ओके? दिस इज 1/r, तो R हमारे पास कितना आ गया R2 अपॉन R1, वो R2 R1 अपॉन R1 माइनस R2, ओके? सो ऑप्शन व्हाट, ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ओके? R1 माइनस R2, ठीक है? मैं कैपिटल में लिख लिया, स्मॉल्स में, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टैंक इज फिल्ड विद द वाटर ऑफ हाइट h, water of height h, when a hole is made at a distance h, this is h height, below the level of water, what will be the horizontal range of the water jet? This is range, ये रेंज पूछा गया है, ठीक है? ये रेंज सपोज x ले लेता हूं मैं, ठीक है? यहां से ये वाटर गिरेगा, ये वाटर फिल है, तो ये x पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो मेरे पास क्या होगी, v इक्वल टू क्या होता है u प्लस वो नहीं, डिस्टेंस के टर्म में हम देखेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs होता है, तो 2g h हमारे पास हाइट है, ठीक है? तो दिस u इज 0, तो हमारे पास वेलोसिटी कितनी हो गई 2gh अंडर रूट में, ओके? ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई, ओके? दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आ गई। अब मैं देखता हूं कि ये वेलोसिटी से यहां तक जाना है, तो टाइम तो सेम लगेगा कि x डायरेक्शन में जाओ या y डायरेक्शन में जाओ। तो हमारे पास x डायरेक्शन का तो टाइम अभी नहीं पता है क्योंकि x डायरेक्शन में तो ये मूव कर रहा है, लेकिन y डायरेक्शन में दिस वर्टिकल डायरेक्शन इज कंस्ट्रेंट, तो हम निकाल सकते हैं दिस हाइट इज नोन, दिस हाइट इज व्हाट, दिस हाइट इज h माइनस स्मॉल h, ओके? तो हाइट इज नाउ गिवन, तो हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, हाफ gt स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो दिस s इज h माइनस स्मॉल h एंड दिस u इज 0 एंड दिस हाफ gt स्क्वायर। तो यहां से हम टाइम निकाल दें, टाइम कितना आएगा 2h माइनस स्मॉल h अपॉन कैप स्मॉल g एंड दिस इज अंडर रूट, ओके? ये निकल के आ गया, वेलोसिटी आ गई, टाइम आ गया, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी हमारे पास, दिस इज x इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, दिस वेलोसिटी इज व्हाट
√2g small h and the value of time is what 2 capital H minus small h upon g. तो √g से g कैंसिल हो जाएगा, √2 इंटू √2 इस बाहर आ जाएगा एंड दिस इज h इंटू कैपिटल H माइनस h. सो हमारे पास कितना आ गया 2 स्मॉल h इंटू कैपिटल H माइनस h. सो ऑप्शन A 1. ओके, ऑप्शन 1 इज करेक्ट. बहुत इजी था. ठीक है, हॉरिजॉन्टल हमने यहाँ पे जो है हमें टाइम नहीं पता था, तो उस टाइम को निकालने के लिए हमने वर्टिकल डायरेक्शन में गए. उस वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी तो जीरो थी, तो वेलोसिटी जीरो रख दी क्योंकि जा ही थोड़ा रहा है, इधर जा रहा है इस पॉइंट पे. तो यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी हमने जीरो रख दी, तो हमें टाइम पता चल गया. चलिए नेक्स्ट करते हैं. इफ द रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ टू बॉल्स बी r1 by r2 दिया हुआ है 2/1, देन द रेशियो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ रेडियस इज 2r² रो माइनस सिग्मा इंटू जी अपॉन 9 ऑफ ईटा. ठीक है, दिस इज ईटा. नाउ v1 इज प्रोपोर्शनल टू r1² एंड अपॉन v2 इज प्रोपोर्शनल टू r2². ठीक है, तो पुट कर दो 2/1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा v1/v2 इज 4/1. सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट. ठीक है, नेक्स्ट. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन. कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज बेस्ड ऑन व्हाट? ये किस पे डिपेंड करता है? चार्ल्स लॉ पे. तो चार्ल्स लॉ पे कैसे डिपेंड करता है? जब प्रेशर कांस्टेंट होता है, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, तो जो वॉल्यूम इंक्रीज होता है और डिक्रीज होगा, तो वॉल्यूम जो है वो 1273.15 इंक्रीज होगा प्रति 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस राइज होने पे. ठीक है, और फॉल होने पे, मतलब 10 to 0 जाएगा तो इतना फॉल हो जाएगा, या फिर 0 to 10 जाएगा तो इतना इंक्रीज होगा. तो चार्ल्स लॉ, वैसे चार्ल्स लॉ क्या बोलता है? v1/v2 इक्वल टू t1/t2. ओके, ठीक है. चलिए, ओके, थैंक यू सो मच. आज हमने 20 क्वेश्चंस करे. फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से 20 क्वेश्चन करेंगे. तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन. और जितने भी क्वेश्चंस हो रहे हैं आप बस इनको देखते जाइए और सॉल्व करते जाइए. बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं. सारे क्वेश्चन, मतलब अगर हमने सारे पेपर्स कर लिए तो सारे क्वेश्चन वहीं से उठ के आते हैं इसमें. तो हमारा सिलेक्शन पक्का है. तो बने रहिए. तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड थैंक यू. स्टे सेफ.